अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, आज हम अपना फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लेक्चर को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो है 1.6.5 यानी 1.6 हेडिंग की जो टॉपिक है वो नंबर 5 को आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसकी जो है वो कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। हम उसमें फंक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे कि डीएनए का काम क्या है, हम उसकी सिर्फ स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से बना हुआ है। सही है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किस साइंटिस्ट ने किया था, प्रपोज किस साइंटिस्ट ने किया था। तो हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया था, दैट इज जैस्मिन वाटसन एंड हमारे पास थे फ्रांस क्रिक। यानी कि ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था, एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वाटसन क्रिक कहते हैं। हालांकि ये दो साइंटिस्ट हैं। ठीक है, आगे लिखा है हमारे पास 1953 बाय मेकिंग मॉडल। अब इन्होंने किस तरीके से डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया, एक मॉडल को पेश करके। सही है, उन्होंने 1953 में बाय मेकिंग मॉडल, एक मॉडल बनाकर उन्होंने जो है वो हमारे पास डीएनए के स्ट्रक्चर को पेश किया और बताया। अब उस स्ट्रक्चर में उन्होंने हमें क्या क्या चीजें बताई जो एक डीएनए के अंदर होती है। तो फर्स्टली डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए जो है वो हेकल स्ट्रक्चर का होता है, यानी स्पैरिकल स्ट्रक्चर का होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर में हमारे पास जो है, अगर आपको दिख रहा हो तो हमारे पास इस तरीके का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल होता है। सही है, ईच हेक्सालिक इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब एक हेक्सालिक जो हमारे पास होता है वो 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। आपको न्यूक्लियोटाइड पता है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हमने पहले डिस्कस किया था पूरी कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है किसका, न्यूक्लिक एसिड का, यानी न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो वो एक न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरह 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हमारे पास एक सिर्फ हेक्सालिक में होते हैं। यानी कि जैसे ये डबल हेक्सालिक हेलिकल स्ट्रक्चर है तो सिंगल जो होगा उसमें 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे। चल मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जैसे हमारे पास एडेनिन होते हैं, थाइमिन होते हैं, साइटोसिन होते हैं, तो वो हमारे पास एक हेक्सालिक में मौजूद होंगे। ठीक है, 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आगे हमारे पास लिखा है बोथ हेक्सालिक आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब ये एक दूसरे से थोड़े क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं बोथ। यानी कि हमारे पास 2 हेक्सालिक हैं तो दोनों एक दूसरे से चेंज होंगे। सही है, एक के पास अगर थाइमिन होगा तो एक के पास हमारे पास एडेनिन होगा, एक के पास साइटोसिन होगा तो एक के पास गावनिन होगा, तो इस तरीके से चेंज होते हैं। आगे हमारे पास लिखा है ईच हेक्सालिक इज कंटेन 2 पार्ट्स। अब एक हेक्सालिक यानी कि हमारे पास जो यूं करके एक हेक्सालिक है, इसके पास ये कंसिस्ट करता है 2 पार्ट, 2 हिस्से। पहला हिस्सा हमारे पास अपराइट कहलाता है, यानी कि हमारे पास जब 2 हेक्सालिक होंगे तो एक स्ट्रेट होगा, एक डाउन की तरफ जा रहा होगा। जो अपराइट होगा वो हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा। डीऑक्सीराइबोज शुगर विच मीन जिसमें एक हमारे पास ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के अमाउंट 1 हो, इस तरीके से हमारे पास लिखा होता है। तो ये हमारे पास जो है ना वो क्या है, पेंटोज है। ठीक है, बीच में सेंटर में पेंटोज है और यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट जो होगी वो सिंगल होगी, एक, तो हम इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पर जो है बेसिकली साइड में इसके पेंटोज होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा पेंटोज शुगर और बीच में आपके ऑक्सीजन, तो हम इसे क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी ऑक्सीजन की अमाउंट 1 होगी विच मीन्स डी और ऑक्सीराइबोज शुगर। तो हमारे पास अपराइट में तो शुगर आ गया। रंग जो दूसरा हमारा जो पार्ट होगा वो रंग होगा जिसमें नाइट्रोजस बेस हमारे पास मौजूद होगी। ठीक है, तो नाइट्रोजस बेस हमारे दूसरे पार्ट में, हेक्सालिक के दूसरे पार्ट में जो है वो मौजूद होगी। उसके बाद हमारे पास लिखा है कि बोथ हेक्सालिक आर हील्ड टुगेदर बाय एच बॉन्डिंग। अब ये तो वैसे सिंगल सिंगल इस तरीके से 2 हेक्सालिक है, लेकिन ये आपस में इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये किस तरीके से अटैच है, बाय एच बॉन्डिंग विच मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से ये अपना क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आगे लिखा है बोथ हेक्सालिक आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अब दोनों डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है। ठीक है, मैं भी इसके बाद आपको पूरा एक डायग्राम बना के समझाऊंगी। तो पहले आप थ्योरी समझें, क्योंकि आपके पेपर में तो लिखना होगा, तो पेपर में ये सवाल आ सकता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आपने इसी तरीके से पॉइंट वाइज या फिर पैराग्राफ वाइज आपने बयान करना है, जो जो चीज़ें आपने पढ़ी
जो जो चीजें आपके साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी जो है वो उसमें कौन कौन से नाइट्रोजस बेस हैं, अपराइट इसके जो पार्ट हैं, तमाम चीजें आपने थ्योरी में लिखनी है, ठीक है। बाकी मैं एक डायग्राम की मदद से आपको तमाम चीजें जो है वो क्लियर करूंगी कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे बन रही है, तमाम चीजें मैं आपको डायग्राम से क्लियर करूंगी, ठीक है। तो अभी आप ये समझिए कि बोथ एक्सैलिक हमारे पास अपोजिट होता है डायरेक्शन में, ये तमाम चीजें आपकी बुक में मेंशन है। उसके बाद लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू हेक्सालिक रिमेन सेम। अब हमारे पास जो दो हेक्सालिक होते हैं उनके जो डिस्टेंस फासला होता है वो सेम होता है, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, यानी कि ऐसा नहीं है कि ऊपर से जो है वो कम फासला है, नीचे से ज्यादा है, स्ट्रक्चर जो है उनका फासला जो है वो डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, ऊपर से लेके एंड तक। अब कितना होता है वो फासला, हमारे पास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। अब 20 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 2 नैनोमीटर्स के, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम हमारे पास 2 नैनोमीटर्स के इक्वल होता है, सही है। मीटर्स कितना कम होता है, मीटर से भी कम नैनोमीटर, राइट। अब हमारे पास लिखा है यहाँ पर वो ईच कांस्टेंट करेगा 10 बेस पेयर, ये 10 बेस पेयर होती है हमारे पास, ठीक है। आया गया कि किसने एक्सप्लेन किया था, कब एक्सप्लेन किया था, स्ट्रक्चर कैसा था, कौन कौन से पार्ट थे इसमें, किस बॉन्ड के साथ दोनों एक्सैलिक आपस में टुगेदर होते हैं, इनका डिस्टेंस कितना है, डायरेक्शन अपोजिट है या सेम है, तो ये चीजें आपके पास लिखी थी और यही आपको पेपर में मेंशन करनी है, ठीक है। फंक्शन जो मतलब ये क्या करता है क्या नहीं ये मत लिखिएगा, ठीक है, आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिएगा कि आपसे हेडिंग में क्या पूछा गया है, हेडिंग में आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया है तो कोशिश कीजिएगा कि इसके स्ट्रक्चर कंपोजिशन को ही बताएं, फंक्शन को मत बताइएगा, ठीक है। अब हम एक हेडिंग एक डायग्राम की मदद से जो है इसको समझते हैं कि ये किस तरीके की बॉन्डिंग बना के जो है वो आपस में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, हमने थ्योरी के लिहाज से तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को समझा, अब हम इसकी डायग्राम्स की मदद से समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता कैसे है और उसमें डिफरेंट चीजों को भी हम समझेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप समझिएगा, उसमें हम मुख्तलिफ बॉन्ड को देखेंगे और देखेंगे कौन सी चीजें कहाँ पर है, सही है। तो सबसे पहले अगर हम एक डायग्राम बना दें अपने पास न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड का हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, सही है। ये न्यूक्लियोटाइड का हमारे पास स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो पेंटोज शुगर होते हैं, विच मीन्स 5 कार्बन ऑफ शुगर इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 5 जो है इसके कॉर्नर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1, ये हमारे पास पहला शुगर आ गया कार्बन, ये हमारे पास दूसरा कार्बन आ गया, ये आ गया तीसरा और ये रहा चौथा, ठीक है। और पांचवा हमारे पास यहाँ पर होता है, ये पांचवा आ गया, पांचवा हमारे पास कहाँ पर होता है, पेंटोज शुगर के पास होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेंटोज के साथ आ गया पांचवा। जब हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस, कंपोजिशन को डिस्कस कर रहे थे, तब हमने ये चीज समझी थी कि हमारे पास जो पेंटोज शुगर का पांचवा कार्बन होता है वो पेंटोज शुगर के साथ होता है, ठीक है। और हमारे पास उस पेंटोज के साथ जो है वो तीसरा पांचवें के साथ अटैच्ड होता है, हमने ये चीज समझी थी। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर है बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड का, ये हमारे पास एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड हो तो वो होगा मोनोन्यूक्लियोटाइड, और ये सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक एटीपी के मॉलिक्यूल को बनाने में, विच मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो बिना किसी बॉन्ड के एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड इस काबिल है कि वो एक इंडिविजुअल वर्क परफॉर्म कर सके, ठीक है, यानी कि वो स्टोरेज करता है एनर्जी को, एटीपी के मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ उसको परफॉर्मेशन में यानी हमारे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में इस्तेमाल करता है। तो ये हमारे पास हो गया मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब हम इसे डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं कि डाइन्यूक्लियोटाइड कैसा, तो देखिए बिल्कुल इसी तरह पहला कार्बन, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा और ये हमारे पास चौथा कार्बन, और ये रहा पांचवा कार्बन कहाँ पे हमारे पास, पेंटोज शुगर में। और हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मोनोन्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, जब बॉन्डिंग बनाएंगे आपस में, तो किस तरह होगी कि हमारा पांचवा कार्बन जो पेंटोज शुगर के साथ था उसके साथ दूसरा जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसका दूसरा जो है उसके तीसरा कार्बन अटैच होगा, यानी कि पांचवे वाले पेंटोज के साथ तीसरा वाला कार्बन अटैच्ड होगा, फिर ये एक डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, ठीक है। पहले ये मोनोन्यूक्लियोटाइड था, अब ये क्या बन गया, डाइन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर जो है वो एक बॉन्ड होगी, ठीक है, इन दोनों पेंटोज के दरमियान जो बॉन्ड होगी, ये बॉन्ड हमारे पास कहलाती है डाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड।
जो हम समझ रहे थे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन को, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इनके दरमियान, न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्ड होगी वो बॉन्ड हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाएगी। मैं यहाँ पे ये लिख दे पीबी, ठीक है, पी फॉर फॉस्फोडाइस्टर एंड बी फॉर बॉन्ड। तो यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था हमारे पास, दो फॉस्फेट के दरमियान, दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसी तरीके से हम मजीद न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को बनाएंगे, क्योंकि हमने बनाना क्या है, डीएनए बनाना है। तो पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा आ गया हमारे पेंटोज शुगर पे, और ये जो है हमारे पास तीसरे से जो है ये हमारा फॉस्फेट अटैच हो गया। अब इस फॉस्फेट के दरमियान भी बॉन्डिंग होगी, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और चीज है कि हमारे पास जो हमारा पहला कार्बन होगा, ये नंबरिंग जो है ना इस तरीके से होगी कि हमें पहले कार्बन पे नाइट्रोजस बेस को रखना होगा। तो हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजियस बेस बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि नाइट्रोजियस बेस को दूसरे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की चेन के साथ बॉन्ड बनानी है, और वो बॉन्ड होगी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हमारा नाइट्रोजियस बेस जो है वो 1 पर होता है, तो हम यहाँ पर नाइट्रोजियस बेस को रखेंगे, राइट। ये आ गया 1, यहाँ पर आ गया हमारा नाइट्रोजियस बेस, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 5, सही हो गया। तो ये हमारे पास हो गया नाइट्रोजियस बेस, ये हो गया फॉस्फेट, और ये हो गया हमारे पास 5 पेंटोज शुगर। ये हो गया एक मोनोन्यूक्लियोटाइड। जब फॉस्फेट के साथ तीसरे कार्बन अटैच हुआ बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ये बन गया डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इस तरह मजीद न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे और एक बिल्कुल लॉन्ग चेन बना देंगे, सही है। अब ये हमारा हो गया अपराइट, ठीक है। अब बिल्कुल इसके अपोजिट में होता है हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का, विच मीन्स कि उसका कैसे होगा, अपोजिट होगा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर न्यू होगा, सही है। इससे क्या होगा कि नाइट्रोजियस बेस हमारा आ जाएगा यहाँ पर, सही है। नंबर 1 हो गया नाइट्रोजियस बेस, ये हो गया नंबर 2, ये 3 और ये 4 और यहाँ पर हो गया हमारा 5, जो कि अटैच है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना। ये आ गया हमारे पास नंबर 5, जहाँ पे फॉस्फेट है। ये नंबर हमारे पास आ गया नंबर 3, ठीक है। और उसके बाद ही हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4, और नंबर 3 जो है वो नंबर 5 वाले फॉस्फेट के साथ अटैच होगा। नंबर 1 पे आ जाएगा हमारा नाइट्रोजियस बेस, सही है। तो इस तरीके से हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, सही है। तो ये नाइट्रोजियस बेस और नाइट्रोजियस बेस यानी दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो आपस में बॉन्डिंग है, ये हमारे पास H होगा, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है। तो यहाँ पर आ गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर आ गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो हमारे पास फॉस्फेट के दरमियान था, नाइट्रोजियस बेस के दरमियान था हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक और चीज जो आपकी बुक में लिखी है, दैट इज कि हमारे पास डीएनए के स्ट्रक्चर में जो 4 बेस टाइप ऑफ नाइट्रोजियस बेस होती है, एडोनिन, थाइमिन वगैरह, तो वो कहाँ पर होती है, नाइट्रोजियस में होती है। यहाँ पर हमारे पास अगर थाइमिन होगा तो यहाँ एडेनिन होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर गावानिन होगा तो यहाँ साइटोसिन होगा, इस तरीके से। अब एक और अगर हम स्ट्रक्चर बना लें, ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आ गया, ये हो गया 5वां फॉस्फेट, ठीक है। ये हो गया तीसरा, तीसरे के साथ 5वां वाला फॉस्फेट जो है वो अटैच है। ये हो गया चौथा, ये हो गया पहला, दूसरा। यहाँ पर नाइट्रोजियस है, ये नाइट्रोजियस के साथ बॉन्डिंग हो रही है अनदर नाइट्रोजन की बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया हमारे पास, अगर यहाँ पर अगेन थाइमिन होगा तो यहाँ पर एडेनिन होगा, ठीक है। तो थाइमिन होगा तो एडेनिन होगा, गावानिन होगा तो साइटोसिन होगा, फिर एडेनिन होगा तो फिर थाइमिन होगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास कोडिंग होती है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कोडिंग होती है। तो ये कोडिंग आगे पीछे नहीं हो सकती, सही है। जैसे थाइमिन जो है वो गावानिन के साथ कोड नहीं हो सकता। तो हमारे पास ये हमारी कोडिंग है नाइट्रोजियस बेस की। ये नाइट्रोजियस बेस है जो कि बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ। ये फॉस्फेट है जिसने बॉन्ड बनाया है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या बॉन्ड के साथ। ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है विच मीन्स मोनोन्यूक्लियोटाइड। इन्होंने आपस में जो है बाय द हेल्प ऑफ दीज बॉन्ड डाइन्यूक्लियोटाइड बनाया हुआ है, और आपस में नाइट्रोजियस बेस के साथ दूसरी एक कतार है न्यूक्लियोटाइड की, उसके साथ अटैच होंगे, कोडिंग होगी, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास डीएनए का, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे डीएनए के स्ट्रक्चर को। तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है डीएनए का।
आगे मैं बता रही हूँ दोबारा से, ये फॉस्फेट है, ये हमारे पास 5 आ गए जी कार्बन, एक नाइट्रोजन। ये कंप्लीट है किसका स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड का। बहुत से न्यूक्लियोटाइड जब मुख्तलिफ बॉन्ड के साथ मिलेंगे तो डीएनए बनाएंगे। वो मुख्तलिफ बॉन्ड कौन से हैं, फर्स्टली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड सेकंड वन दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जस्ट आपके समझाने के लिए था, आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, या आपको बताने के लिए था कि कहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है, कहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये तमाम चीजें समझाने के लिए मैंने बनाई है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। हमें जो लिखना होगा पेपर में वो जस्ट थ्योरी लिखनी होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं जीन को, कि जीन क्या होता है। अब स्टूडेंट अब हम समझते हैं जीन को, कि जीन क्या होता है। हमने अक्सर डीएनए के साथ ही नाम सुना है जीन का, तो डीएनए के स्ट्रक्चर को हमने ब्रीफली डिस्कस किया। अब हम समझते हैं कि जीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है और जीन है क्या। तो सबसे पहले चीज, व्हाट इज जीन। अ जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। जीन जो है वो डीएनए का एक पार्ट है। डीएनए का जो है आप कह लें कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, उसके पार्ट्स हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं डीएनए के हमारे पास, जो कि कहलाते हैं जीन। सही है। उसके बाद लिखा है विच हैज इंफॉर्मेशन, जिनके पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन, मालूमात होती है कि प्रोटीन को किस तरीके से सिंथेसाइज करना है, बनाना है। अब प्रोटीन बनाने का काम तो राइबोसोम्स का है, जो कि पूरी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहलाती है, लेकिन उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, वो हमारे पास जीन के पास है, ठीक है, कि हम किस तरीके से प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है विच विल वर्क एज एंजाइम, जो कि काम करेगी किस तरह, एंजाइम की तरह। वो प्रोटीन हमारे पास एज ए एंजाइम वर्क करेगी, तो उसकी तमाम इंफॉर्मेशन किसके पास है, जीन के पास मौजूद है। और आपको ये बात पता होगी कि जीन के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, हमारे पेरेंट्स से मिलती है। वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग हमारे पास चली आती है, कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगी या बहुत सारी चीजें जो मुझ में रिजेंबल होगी, मेरे पेरेंट्स से मिलती जुलती, एज यूजुअल आप में रिजेंबल होगी, आपके पेरेंट्स से मिलते जुली, दैट इज अबाउट जीन। सही है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि यार ये जो है ना अपने फादर से बहुत रिजेंबल है, अपने फादर से बहुत मिलती है, इसका फेस अपनी मदर से बहुत मिलता है, इसकी आई जो है आई कलर अपनी मदर से मिलती है, अपनी सिस्टर से मिलती है। तो ये किस वजह कर होती है, ये हमारे जीन्स की वजह कर होती है, जो हमारे ऑफ स्प्रिंग से हम में आती है। सही है। तो उसके बाद हमारे पास लिखा है इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको बताई, हेरिडिटी मटेरियल्स व्हिच मींस मौरूसी खुसूसियात, जो हमारे पेरेंट्स से हमें डेवलप होती है, ठीक है। बहुत से जो है वो बच्चों की आदत होती है, शक्ल होती है, जो अपने पेरेंट्स से मिल रही होती है, इवन दैट कि वो अपने जो नानी नाना दादी दादा से मिल रहे होते हैं। व्हाई, दैट इज अबाउट जीन, हेरिडिटी मटेरियल की वजह कर। सही है। मौरूसी खुसूसियात की वजह कर। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी जो खानदानी बीमारियां होती हैं, कि भाई हमारे जो है वो नानी को, फिर मेरी वालदा को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उस वजह कर उस बंदे को भी है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अल्लाह ना करे किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर हो, वो फिर खानदान चलता रहता है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये इस तरीके से चलता आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जीन्स गिव इंस्ट्रक्शन। अब जीन का क्या काम है, फंक्शन बताया गया है यहाँ पर। फंक्शन है कि जीन जो है वो प्रोवाइड करती है, गिव्स इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देती है हमें किस चीज की, फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर। अब कैरेक्टर को डेवलप करने की, जैसे कि लाइक हमारे पास लिखा है आई कलर, हेयर कलर, कि भाई हमारा हेयर कलर, आई कलर हमारे पेरेंट्स से मिल रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन किसने दी थी, कि हमारे भाई पेरेंट्स का आई कलर ये है, हेयर कलर ये है, जीन्स ने दी थी इंस्ट्रक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉलो इन अ सेल फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो तो पता चल गया कि किस तरीके से है। अब ये फॉलो कैसे करती है, किस तरह फ्लो करती है सेल के अंदर डीएनए तक, ठीक है, यानी कि डीएनए में कैसे फॉर्म होती है सेल तक। तो यहाँ पर लिखा है टू एमआरएनए, एमआरएनए व्हिच मींस मैसेंजर आरएनए। हमारे पास आरएनए जो कि हम डीएनए के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, लेकिन आरएनए दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ जो एम लिखा है दैट इज अबाउट मैसेंजर आरएनए, जिसका काम है कि वो तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करती है, ट्रांसफर करती है। मैसेंजर क्या होता है, मैसेज पहुंचाने वाला। सही है। आगे लिखा है हमारे पास देन टू साइटोप्लाज्म इन टू स्टेप फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज। अब साइटोप्लाज्म में हमारे पास
दो ऐसे स्टेप हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं बाय द हेल्पिंग ऑफ mRNA, मैसेंजर आरएनए से लेके जेनेटिक तक। दैट इज पहला हमारे पास जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन देना, ठीक है, बताना। उसके बाद है ट्रांसलेशन, सही है। तो इसे हम इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे ताकि हमारे एग्जाम्स में डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन, तो हम आसानी बता सके। फर्स्टली दोबारा से सम अप कर रही हूँ जेनेटिक को, जीन को। जीन आ सकता है व्हाट इज जीन या फिर डिफाइन जीन। तो जीन एक ऐसा पार्ट है, फ्रेगमेंट है डीएनए का जो कि इंफॉर्मेशन फराहम करता है कि सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन किस तरह करना है, प्रोटीन को कैसे बनाना है, जो कि काम करेगा एज अ एंजाइम। प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करेगा और वो प्रोटीन किस तरह बनेगा इसकी इंफॉर्मेशन हमें देगा जीन, सही है। आगे लिखा है ये एक फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी मटेरियल का, मोरूसी खुसूसियात जो हमारे वालिदैन से, हमारे ऑफ स्प्रिंग से, हमारे अब्बा अजदाद से हमें मिलती है, सही है। आगे हमारे पास लिखा है ये इंस्ट्रक्शन को देता है, इंस्ट्रक्शन विच मीन्स कैरेक्टिंग डेवलपमेंट, के हमारे कैरेक्टर कैसा होगा, यानी हमारे आई कलर, हेयर कलर, फेस कट, हमारा बाकी सारी हमारी आदत, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये तमाम चीजें, सही है। आगे हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन देता है कि भाई डीएनए से तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है जीन की, वो किसकी मदद से पहुंचाएगी, बाय द हेल्प ऑफ mRNA। तो mRNA को भी डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ हम जो हमारे पास दो स्टेप है सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन के, दैट इज ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, इसे भी डिस्कस करते हैं कि ये दोनों क्या है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज अबाउट ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन है क्या। हमने जीन को समझा कि जीन के पास तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई है। नाउ वी हैव टू मूव द इंफॉर्मेशन, और हमें इंफॉर्मेशन को मूव करके अब प्रोटीन बनाना है। तो उसके लिए हम जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, जो स्टेप्स यूज करेंगे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब वो ट्रांसक्रिप्शन है क्या, तो हमारे पास लिखा है अकॉर्डिंग टू आवर बुक, इन दिस स्टेप, इस स्टेप में जो इंफॉर्मेशन हमने ली है, ठीक है, जीन से, वो कॉपी हो जाएगी, ठीक है। आप इसे नोट करें, कॉपीड होगी यहाँ पे, ठीक है, जबकि दूसरे स्टेप में हमारे पास ट्रांसफर होगी, ठीक है। पहले स्टेप में हमारे पास कॉपी होगी, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, कि हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे इंफॉर्मेशन को जो हमने जीन से हासिल की है ट्रांसक्रिप्शन में, सही है। कॉपी करेंगे इनटू द फॉर्म ऑफ आरएनए। अब कॉपी करेंगे किस चीज की फॉर्म में, आरएनए की फॉर्म में, ठीक है। हमारे पास जो आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके फॉर्म में हम इसे कॉपीड करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है जैसे mRNA, मैसेंजर आरएनए। तो इस तरीके से हम कॉपी करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को, जीन के पास जो इंफॉर्मेशन थी उस हेरिडिटी मटेरियल्स को, इंफॉर्मेशन को, तमाम जो हमारे पास प्रोटीन की इंफॉर्मेशन थी उसको कॉपीड करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करने के बाद आरएनए में रखेंगे, ठीक है, मैसेंजर आरएनए को देंगे, और फिर उसके बाद वो कैरी करेगा इंफॉर्मेशन को, न्यूक्लियस से लेकर राइबोसोम्स तक लेके जाएगा, सही है। ये चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में जो इंफॉर्मेशन हमें जीन से मिली थी वो क्या होगी, इंफॉर्मेशन को हम न्यूक्लियस से लेकर राइबोसोम्स के पास जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड्स, जेनेटिक कोड्स की फॉर्म में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रोटीन बनाने का काम जो है वो राइबोसोम्स का है, सही है। राइबोसोम्स को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, वो प्रोटीन को बनाते हैं, सही। तो जब राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन को बनाना, तो हम जीन में इस चीज को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हमें तो फिर राइबोसोम्स ऑर्गेनेली को डिस्कस करना चाहिए। लेकिन याद रखिए कि राइबोसोम्स जब प्रोटीन बनेगा तो उससे पहले प्रोटीन्स की कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होगी, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि प्रोटीन किस तरीके का बनाना है, कैसा प्रोटीन बनाना है, कौन, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं। तो वो प्रोटीन्स बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन, जो इंफॉर्मेशन फराहम करेगा वो हमें जीन फराहम करेगा। अब वो जीन हमें किस सूरत में फराहम करेगा, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और इन दोनों को पहुंचाने का काम किसका है, mRNA का, यानी कि मैसेंजर आरएनए का। तो आरएनए क्या है और mRNA क्या है, इसे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसलेशन, कि हमें ये तो समझ आ गया कि इंफॉर्मेशन जीन से उठाई गई है, उठाने के बाद उसे क्या किया है, उसे किसकी फॉर्म में चेंज किया है, आरएनए की फॉर्म में कॉपी किया है, और उसके बाद उसे राइबोसोम्स तक लेकर गए हैं हम लोग बाय द हेल्प ऑफ mRNA, ठीक है।
mRNA की मदद से, मैसेंजर ऑफ आरएनए की मदद से हमने राइबोसोम्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। अच्छा, किस चीज की सूरत में, किस चीज की फॉर्म में? बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक कोड्स की फॉर्म में। इंफॉर्मेशन जेनेटिक कोड्स के फॉर्म में जाएगी। अब वो जेनेटिक्स कोड हमारे पास क्या है? एडेनिन है, साइटोसिन है, ठीक है, गवानीन है, थाइमीन है, ठीक है। तो एडेनिन, साइटोसिन, गवानीन और थाइमीन, यहाँ पर टी होगा थाइमीन। तो ये हमारे पास वो जेनेटिक कोड्स हैं जिसकी सूरत में हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो जाएगी हमारे पास हमारे राइबोसोम्स तक बाय द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब ये तो ट्रांसक्रिप्शन है। अब ट्रांसलेशन क्या है? यहाँ पर हमने डीएनए से एमआरएनए तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई और फिर उसके बाद राइबोसोम्स तक वो चली गई, ठीक है। राइबोसोम्स है क्या? राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। राइबोसोम्स आर सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। ये एक सेल ऑर्गेनेलीज है जिसका काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। अब राइबोसोम्स जो है ये कैसी सेल ऑर्गेनेली है जो कि न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होती। अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें, हमारे पास ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास साइटोप्लाज्म है, जेली लाइक सब्सटेंस, और इसके बाहर ही बहुत सारी ऑर्गेनेलीज है जिसमें से एक ऑर्गेनेली है राइबोसोम्स जिसका काम है प्रोटीन को बनाना, ठीक है। रफ प्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम के साथ प्रोटीन को बनाता है राइबोसोम्स। अब इस राइबोसोम्स तक न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए जीन की इंफॉर्मेशन पहुंचाना है तो हम किसकी मदद से पहुंचाएंगे? मैसेंजर आरएनए की मदद से। ये पूरी एक ट्रांसक्रिप्शन लेके जाएगा। जैसे स्क्रिप्ट होती है कि कोई भी चीज, जब स्टोरी हम देखते हैं उसकी स्क्रिप्ट होती है, हम पहले कहानी पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम जो उसको फॉलो करते हैं। एज यूजुअल राइबोसोम्स क्या करेगा? उस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा जो कि जेनेटिक कोड की फॉर्म में होगा, देन प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइबोसोम्स का एक क्वेश्चन होगा, वो ये कि उसको वो जेनेटिक कोड जो है वो कोड्स की फॉर्म में नहीं, इमाइनो एसिड की फॉर्म में चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बनते कैसे? प्रोटीन हमारे पास इमाइनो एसिड्स जो होते हैं, इमाइनो एसिड्स के ब्लॉक्स जो होती हैं, उसमें पेप्टाइड लिंकेज जब अटैच होते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं। जब हम अपना टॉपिक जो हमने स्किप किया है प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल है, उसे हमने स्किप किया था, पढ़ा नहीं था, तो अब हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे तो हमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि प्रोटीन कैसे बन रहा है। इमाइनो एसिड्स के ब्लॉक्स जब पेप्टाइड लिंकेज के साथ बॉन्ड बनाएंगे देन दे मेक अ प्रोटीन, फिर वो प्रोटीन को बना देंगे। तो प्रोटीन को बनाने के लिए तो हमें जेनेटिक्स कोड नहीं बल्कि इमाइनो एसिड चाहिए। बट यहाँ पर हमारे पास क्या मुयस्सर था, क्या मौजूद था? जेनेटिक कोड्स मौजूद थे। तो जो चीज इनके पास थी वो इन्होंने भेज दी। अब यहाँ पर क्या होगी? ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेट होगा। क्या ट्रांसलेट होगा? तो देखिए सबसे पहले लिखा है इन दिस स्टेप एमआरएनए अटैच्ड टू राइबोसोम। अब इस स्टेप में एमआरएनए जो कि जेनेटिक कोड्स लेकर आया है डीएनए और जीन से, वो राइबोसोम्स के साथ अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है, अटैच्ड हो जाएगा। उसके बाद टू अदर टाइप ऑफ आरएनएज। अब यानी कि हमारे पास आरएनए की मजीद टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी? टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए एंड द वन इज आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। तो इसे आप याद रखिएगा कि आरएनए की मजीद टाइप है टीआरएनए व्हिच मींस ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए व्हिच मींस राइबोसोमल आरएनए। और इसको लिखने का तरीका क्या है कि हम स्मॉल लिखेंगे फर्स्ट वर्ड और आरएनए कैपिटल लिखेंगे क्योंकि आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइट। आगे लिखा है, हमारे पास लिखा है ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, कि ये एमआरएनए को क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसको ट्रांसलेट करेगा। क्योंकि प्रोटीन ने कहा है कि मुझे सिर्फ इमाइनो एसिड्स की लैंग्वेज समझ आती है, जेनेटिक कोड की नहीं आती, तो फिर क्या होगा कि हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा। यानी कि आप ऐसे मिसाल ले रहे हैं, जो आपको स्क्रिप्ट दी गई है कहानी की, आपको उस लैंग्वेज में जो लिखा है वो लैंग्वेज आपको नहीं आती, सो हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। हम उसे ट्रांसलेट करेंगे, देन वी इजी टू रीड, फिर हम उसे आसानी से पढ़ सकेंगे, सही है। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो एमआरएनए पे आई है वो ट्रांसलेट होगी किसमें? इनटू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इमाइनो एसिड, इमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस में ट्रांसलेट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, विच हेल्प टू सिंथेसाइज प्रोटीन। अब इमाइनो एसिड्स में जब ट्रांसफर होगी तो फिर ये प्रोटीन को बनाने में मदद देगी, सही है। इमाइनो एसिड्स होंगे, फिर पेप्टाइड लिंकेज मिलेगा और प्रोटीन बन जाएगा, सही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास एमआरएनए राइबोसोम से अटैच्ड होगा, ठीक है, साथ अटैच होगा, फिर ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेट होगा। ट्रांसलेट किससे करेगा? बाय द हेल्प ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए की मदद से ट्रांसफर करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, ट्रांसफर करेगा,
राइबोसोमल को, फिर उसके बाद हमारे पास ट्रांसलेशन हो जाएगी इनटू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इमाइनो एसिड, फिर ये आसानी मदद करेंगे सिंथेसाइज करेंगे प्रोटीन को। तो ट्रांसक्रिप्शन में हम सिर्फ भेज रहे थे मैसेंजर आरएनए की मदद से, और ट्रांसलेशन में हम ट्रांसलेट करे थे जेनेटिक्स कोड को इनटू हमारे पास इमाइनो एसिड में ट्रांसलेट करे थे। तो ये तरीकेकार होता है, ये 2 स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं किसी भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में। प्रोटीन बनाना राइबोसोम्स का काम है, इंडिविजुअल आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने 9th में बायोलॉजी नहीं ली थी, डोंट वरी अबाउट दैट। हम जब इसी बुक में चैप्टर सेल एंड स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें इंडिविजुअल मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, गाइड करूंगी। आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं राइबोसोम्स के बारे में, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि प्रोटीन को बनाती है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन कौन फराहम करता है कि प्रोटीन कैसा बनेगा, किस तरीके का बनेगा, ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें फराहम करता है जीन और डीएनए बाय द हेल्प ऑफ दीज 2 स्टेप, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड द अदर वन इज ट्रांसलेशन। नाउ वी मूव व्हाट इज अबाउट आरएनए। अब हम आरएनए के बारे में डिस्कस करते हैं कि आरएनए क्या है और आरएनएस के टाइप क्या क्या है, ठीक है। तो आरएनए को समझते हैं और उसके टाइप को डिस्कस करते हैं। नाउ अब हम समझते हैं कि आरएनए क्या है, ठीक है। हमने ये तो समझा कि आरएनए कैसे रोल प्ले कर रहा है सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन की मदद कराने में। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज आरएनए, कि एक्चुअल में आरएनए है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आरएनए हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड स्टैंड्स फॉर आरएनए। उसके बाद लिखा है आरएनए इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। याद है आपको, जब हम न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस कर रहे थे तब हमने समझा था कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो मोनोमर है हमारे पास आरएनए का और डीएनए का, ठीक है। तो यानी कि आरएनए क्या हुआ, इसका पॉलीमर हुआ, ठीक है। तो पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। इसके साथ ही साथ एज यूजुअल इट इज द पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड का भी क्या है, पॉलीमर है, यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड मिलेंगे तभी तो वो हमारे पास एक आरएनए को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का एज वेल एज पॉलीमर है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। उसके बाद लिखा है द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कंटेन राइबोज शुगर। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड हमारे पास कंटेन रखते हैं अपने पास राइबोज शुगर को और उसके साथ साथ नाइट्रोजियस बेस। तो 2 चीजें होती हैं, एक राइबोज शुगर होता है, दूसरा नाइट्रोजियस बेस होता है, सही है। अब यहाँ पर एक चीज गौर कीजिएगा, दैट इज कि वो जो नाइट्रोजियस बेस है हमारे पास, हमने स्टार्ट में पढ़ा वो 4 नाइट्रोजियस बेस होते हैं, सही है। तो यहाँ पर जरा गौर दीजिएगा, दैट इज AGCNU, ठीक है, यानी कि एडेनिन, गावानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि डीएनए में हमारे पास जो नाइट्रोजियस बेस थे वहां पर यूरासिल के बजाय क्या था, थाइमीन था। जो कोडिंग हो रही थी हमारे पास एडेनिन की थाइमीन के साथ, साइटोसिन की गावानिन के साथ, तो यूरासिल कहाँ गया, यूरासिल होगा आरएनए में इंस्टेड ऑफ थाइमीन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट मीन इंस्टेड ऑफ थाइमीन इट कंटेन यूरासिल। यूरासिल इंस्टेड कहते हैं के बजाय, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है पूरा, आप लैंग्वेज में सीखेंगे इंस्टेड ऑफ। तो इंस्टेड मतलब के बजाय, कि इसके बजाय तुम ये काम कर लेते, ठीक है, डू दिस वर्क इंस्टेड ऑफ दिस, इसके बजाय ये काम हो जाता। तो इंस्टेड मतलब के बजाय, विच मीन्स कि यहाँ पर थाइमीन के बजाय क्या यूज हो रहा है, यूरासिल नाइट्रोजियस बेस, ठीक है। तो हमारे पास एडेनिन जो है वो यूरासिल के साथ और गावानिन जो है वो थाइमीन। मैंने जब आपको न्यूक्लियोटाइड पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि एडेनिन या तो थाइमीन के साथ बनाएगा या फिर यूरासिल के साथ। अब डीएनए में तो थाइमीन के साथ आ गया, तो आरएनए में ये यूरासिल के साथ कोडिंग बनाएगा, ठीक है। आगे लिखा है हमारे पास डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए जो है वो एक हेरिडिटी मटेरियल है, यानी कि एक ऐसा मटेरियल है जो कि हेरिडिटी है, यानी कि जो जेनेटिक है, ठीक है। लेकिन व्हाइल आरएनए हेल्प्स टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, ठीक है। जबकि अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए मदद करता है किसकी, प्रोटीन को सिंथेसाइज होने की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए और आरएनए ये दोनों मोनोमर हैं, ठीक है, सॉरी ये दोनों पॉलीमर हैं न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वन वर्ड डिफरेंस कोई पूछे आपसे तो क्या होगा वो वन वर्ड डिफरेंस, दैट इज के डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, वाइल मतलब जबकि आरएनए मदद देता है प्रोटीन को सिंथेसाइज होने में, प्रोटीन को बनाता नहीं है,
बनाता तो राइबोसोम से, लेकिन वो मदद कौन फराहम करता है, वो इंस्ट्रक्शन कौन फराहम करता है, आरएनए। आरएनए जस्ट रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प द प्रोटीन सिंथेसाइज, ठीक है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज होने में मदद फराहम करता है। तो ये डिफरेंस है, वन वर्ड डिफरेंस बिटवीन द डीएनए और आरएनए। ओके, अच्छा आगे लिखा है हमारे पास, देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए की 3 मजीद टाइप्स है, जिसमें से एक हमारे पास है एमआरएनए, ठीक है, दैट इज अबाउट मैसेंजर आरएनए। एक हमारे पास है टीआरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, और एक हमारे पास है आरआरएनए व्हिच मींस राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो इन तीनों को हम इंडिविजुअल समझते हैं कि ये कौन कौन से आरएनए हैं और इनका वर्क क्या है। नाउ स्टूडेंट, हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं न्यूक्लिक एसिड का, दैट इज अबाउट आरएनए एंड टीआरएनए। एमआरएनए एंड टीआरएनए को डिस्कस करते हैं, जो कि आरएनएस की टाइप है, यानी आरएनए की टाइप है हमारे पास मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं कि ये दोनों क्या वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरीके के आरएनए। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा है इट कांस्टेंट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, ये सिंगली स्ट्रैंड होते हैं, सिंगल होते हैं। उसके अलावा इट लेंथ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ जीन। अब हमारे पास जो टीआरएनए है, सॉरी एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, उनकी साइज जो होता है मैसेंजर आरएनए का, वो डिपेंड करता है जीन की साइज के ऊपर। जितना आपका जीन बड़ा होगा, जितनी जीन्स में इंफॉर्मेशन होगी, उतना साइज होगा हमारे मैसेंजर आरएनए का। क्यों? अच्छा, ये क्यों डिपेंड करता है जीन के साइज में? इस वजह कर, क्योंकि ये जीन की इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, इस वजह कर ये जीन्स की साइज पर जो है वो स्टोर करेगा। जिस तरीके से हमारे पास देखिए मैसेज जब हम किसी को सेंड करते हैं तो मैसेज की लेंथ कितनी होती है, जितने हमारे वर्ड्स होते हैं। एज यूजुअल एज आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा जो जीन की इंफॉर्मेशन है उसका जितना साइज होगा इतना ही साइज लाई करेगा हमारे मैसेंजर आरएनए में, इसीलिए इसका साइज जो है वो डिपेंड करता है हमारे इस पे। तो अगर आपसे जो है रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाए कि मैसेंजर आरएनए का जो साइज है वो क्यों डिपेंड करता है जीन पे, तो उसका आंसर है दैट इज व्हाई, बिकॉज दे डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन। इंफॉर्मेशन आपके पास कितनी है जीन की, इस वजह कर ये साइज पे डिपेंड करता है जीन के मैसेंजर आरएनए। नाउ उसके बाद लिखा है इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। अब ये जो इंफॉर्मेशन रखते हैं अपने पास वो जेनेटिक कोड्स की फॉर्म में रखते हैं, जिसे हम कोडन कहते हैं, ठीक है। तो हम उसे क्या कहते हैं, कोडिन कहते हैं जेनेटिक कोड्स को, जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है मैसेंजर आरएनए के पास, तो वो कोड्स के फॉर्म में एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, इसके फॉर्म में रखते हैं अपने पास, जिसे हम कोडेंस कहते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि दीज कोड्स, अब ये जो कोडेंस है हमारे पास आर बेसिकली ट्राइप्लेट्स, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा समझें कि ये बेसिकली ट्राइप्लेट्स क्यों है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट करता है। कोडेन कांस्टेंट 3 न्यूक्लियोटाइड, दैट्स व्हाई वी कॉल ट्राइप्लेट्स। तो आप अपने पास नोट कर लें कि कोडेंस जो है वो 3 न्यूक्लियोटाइड को कांस्टेंट करता है, दैट्स व्हाई वी सेज दैट दे आर कॉल्ड ट्राइप्लेट्स, ठीक है। आगे हमारे पास लिखा है ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ एमआरएनए व्हिच इनकोडेड 1 अमीनो एसिड। अब ये जो हमारे पास कोडन है, अब ये तमाम कोडन इनकोड होगी एक अमीनो एसिड में। अब हमारे पास कितने अमीनो एसिड मिलेंगे पेप्टाइड लिंकेज के साथ, तो प्रोटीन बनाएंगे। तो आप सोचें कितनी ज्यादा कोडिंग की हमें नीड होगी, कितने सारे कोडिंग होंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है हमारे पास इट इज अबाउट 3 to 4% ऑफ टोटल आरएनए इन द सेल। अब ये बता रहे हैं कि कितनी अमाउंट में आपके पास जो है वो टीआरएनए, एमआरएनए सॉरी मौजूद होता है आरएनए के अंदर। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखिएगा कि 3 to 4% हमारे पास मैसेंजर आरएनए मौजूद होता है आरएनए के अंदर, सही है। तो ये हमारे पास हो गया मैसेंजर आरएनए। नाउ वी टुवर्ड्स मूव द टीआरएनए व्हिच मींस ट्रांसफर आरएनए। अब हमारे पास ट्रांसफर आरएनए जो है, यानी कि ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या होता है, लिखा है द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द आरएनए, ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सी आरएनए की टाइप है जो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होती है, तो वो हमारे पास होगा टीआरएनए। और ऐसा कौन सा आरएनए की टाइप है जो डिपेंड करता है जीन के साइज पे, दैट इज एमआरएनए। और ऐसा कौन सा साइज है जो सबसे ज्यादा लार्ज होता है, दैट इज आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। आगे लिखा है हमारे पास 70 to 90% ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि इसके अंदर 70
20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. इट हैज एन इनकोड्स यानी एंटीकोड्स होते हैं ये हमारे पास, ठीक है. जेनेटिक कोड्स के एंटीकोड यानी कि जब कोड की फॉर्म में आएगा, जब न्यूक्लियस से निकलेगा तो उसके साथ इमाइनो एसिड बनाने के लिए एंटीकोड्स चाहिए होंगे. वो एंटीकोड्स होगा हमारे पास टीआरएनए. सही है. आगे लिखा है इट ट्रांसफर रिलेटेड इमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोसिल टू राइबोसोम्स. अब ये क्या करता है, ट्रांसफर करता है इमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स में. सही है. This 16 in member while human only contain 45 different type of tRNA. अब ये बेसिकली होते तो 60 है यानी कि 60 मेंबर होते हैं हमारे पास, लेकिन while जबकि, ठीक है, while मतलब जबकि हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर only 45% ऑफ tRNA होते हैं. एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू की लाजमन याद रखिएगा कि 45% जो है हमारे पास ये जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर tRNA कॉन्सिस्ट करता है. आगे लिखा है कि इट इज अबाउट 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए, लेकिन टोटल आरएनए में कितना है, 10 to 20% है. आरएनए में एक सिंगल आरएनए में 10 to 20% ऑफ टीआरएनए होता है, जबकि 4 to 3% हमारे पास एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए. नाउ वी टॉक अबाउट दी आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, तो हम अभी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं. बुक में पेज नंबर 24 पेज नंबर पे आपके पास तीसरी हेडिंग है, दैट इज अबाउट राइबोसोमल आरएनए व्हिच मींस आरआरएनए. तो आप हेडिंग लगाइएगा आरआरएनए व्हिच मींस राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड. हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड. इसमें लिखा है आपके पास राइबोसोमल आरएनए इज प्रेजेंट इन राइबोसोम्स. अब राइबोसोमल जो है आरएनए ये राइबोसोम्स में मौजूद होता है. ये वही राइबोसोम्स है जो न्यूक्लियस के बाहर होता है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, जो प्रोटीन को बनाता है. अब इस राइबोसोम्स के अंदर आपके पास आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है. ठीक है, जो कि किस लिए होता है, ताकि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सके. आगे लिखा है इट हैज लार्जेस्ट साइज अमंग ऑल थ्री आरएनए. तीनों आरएनए में सबसे ज्यादा बड़ा साइज जो होता है वो आरआरएनए का होता है. ठीक है, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड का साइज सबसे ज्यादा लार्ज होता है, स्मॉल होता है हमारे पास टीआरएनए का, और वो साइज जो जीन पे डिपेंड करे दैट इज आर एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए. ठीक है, लास्ट में लिखा है हमारे पास स्टूडेंट 80% ऑफ टोटल ऑफ आरएनए इन द सेल इज आरआरएनए. यानी कि अब ये एक आरएनए के अंदर 80% होता है, जबकि हमारे पास ये 10 to 20% होता है. ये हमारे पास 3 to 4 होता है, और 80% यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में, सबसे ज्यादा लार्ज साइज में मौजूद होता है हमारे पास राइबोसोम्स के अंदर आरएनए. ठीक है, जो कि हमारे पास आरआरएनए है. लास्ट लाइन लिखी है हमारे पास जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसका फंक्शन लिखा है, दैट इज इट इज इन्वॉल्व इन पेप्टाइड लिंकेज ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसाइज. आरआरएनए राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड का फंक्शन ये है कि ये शामिल होता है, इन्वॉल्व होता है पेप्टाइड लिंकेज के साथ. पेप्टाइड लिंकेज क्या है, अभी अगली जो हमारी इंशाल्लाह क्लास होगी, लेक्चर जो मैं अपलोड करूंगी, उसमें हम पहले प्रोटीन को डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे. तो वहां पर मैं आपको पेप्टाइड लिंकेज समझाऊंगी. पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड एक ऐसी बॉन्ड है जो इमाइनो एसिड के साथ अटैच्ड होकर मिलकर प्रोटीन को बनाती है. ठीक है, तो पेप्टाइड लिंकेज के साथ जो चीज इन्वॉल्व होती है वो हमारे पास आरआरएनए होता है, विच मींस राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड. ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा. हमने आज की इस लेक्चर वीडियो में किस किस चीजों को डिस्कस किया. फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्कस किया हमने. देन फर्दर हमने डिस्कस किया अपने आरएनए को डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया. ठीक है, उसके बाद हमने इनको समझा कि ये है क्या. जीन को हमने समझा, जीन क्या है. सही, ये तमाम चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं. सो यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट योर एग्जाम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बहुत सारा ख्याल रखें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.